ओके, सो ये अपना यूनिट्स एंड डायमेंशंस का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा कि डायमेंशन एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके ऊपर सवाल कैसे आने वाले हैं, और डिफरेंट डिफरेंट थियोरेटिकल वेरिएशन जो एनसीईआरटी के लैंग्वेज के थ्रू आपको टेस्ट पेपर्स और प्रोबेबली प्रीवियस ईयर्स के नीट के पेपर्स में दिखेंगे। अब अपन नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं जो आज का टारगेट है, दैट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझना, एंड सेकंड चीज़ इज़ एरर्स के बारे में समझना। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। थोड़ा बहुत आइडिया आप सबको होगा, क्योंकि देखो ये लेक्चर्स ना आपको तभी देखने हैं जब आपने आपके मेन कोचिंग के लेक्चर्स या ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी पढ़ रहे हो वो सब पहले एक बार देख लियो। तो आई होप आप सबको पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनकी मदद से हमें कैलकुलेशन करने में हेल्प मिल जाती है। डन है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक कैसे करोगे, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स आपको याद ही करने पड़ेंगे, 4-5 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। देखो, पहली चीज़, ये सिग्निफिकेंट फिगर को मैं SF से डिनोट कर रहा हूँ। पहली चीज़ क्या है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे, वो सारे के सारे कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सेकेंड चीज़, ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो, ये सारे कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कहने का मतलब कि अगर 2007 लिखा होगा तो ये 2 ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करे जाएंगे, और इन दोनों को तो करना ही है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई? थर्ड चीज़ देखो, 10 की जितनी भी पावर होगी, जैसे 10⁻² लिख दूँ, ठीक है, 10⁻³ लिख दूँ, 10⁻−31, कुछ भी लिख दूँ, ये सारी की सारी क्या होगी? सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये नहीं है, 10 की जितनी भी पावर्स होगी। ठीक है। फोर्थ चीज़, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। अब ट्रेलिंग ज़ीरोज़ क्या होते हैं? अगर मैंने लिख दिया 3.0000000, तो ये जितने भी ज़ीरो लिखूँगा ना, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ठीक है। पांचवी चीज़ आती है जिसमें सब लोग कन्फ्यूज होते हैं, दैट इज़ डेसिमल्स। क्या चीज़? डेसिमल्स। अब डेसिमल्स में मैं ना एक फॉर्मेट आपको बोलता हूँ, उसको याद रखो। डेसिमल्स में क्या करो, एक फॉर्मेट है जो आपको याद करना होगा। फॉर्मेट क्या है वो समझो। अगर मैंने आपको लिख दिया 0.007, तो इसमें सिर्फ ये 7 जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसमें ट्रेलिंग ज़ीरो का लॉजिक मत लगाना। ट्रेलिंग ज़ीरो का लॉजिक तभी लगता है जब डेसिमल के पहले कोई आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट प्रेजेंट हो, जो कि यहाँ पे 3 था बट यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ इस 7 को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करोगे। ठीक है। अगर मैं इसी की जगह लिख देता 3.007, तो यहाँ पे 2 नॉन ज़ीरो डिजिट हो जाते हैं और इनके बीच में ये 2 ज़ीरो आ जाते हैं, तो यहाँ पे चारों डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाती। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अच्छा, अगर नॉन डेसिमल चीज़ें हुई, जैसे मान लो मैंने लिख लिया 100, मान लो मैंने लिख दिया 1000, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इसमें तो डेसिमल का कुछ रूल नहीं हुआ। तो नॉन डेसिमल के केस में, फॉर नॉन डेसिमल्स, अगर ऐसा यूनिट स्पेसिफाइड है तो फिर जो ज़ीरोज़ होंगे ना वो सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। और अगर ऐसा यूनिट आपको दी नहीं है, खाली 100 लिख दिया है, तो ज़ीरोज़ होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। इन रूल्स को पढ़ लेना। तो खाली 100 मैंने लिखा, मान लो मैं यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिखता, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर आते। खाली 1000 लिखूँ, 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। चीज़ क्लियर हुई? तो इस तरीके से आप समझ में होगा। लेकिन अगर जैसे मान लो इस 100 को मैं लिख दूँ 10⁻², तो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 0 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बस इस चीज़ को अपन को समझने की ज़रूरत है कि सिग्निफिकेंट फिगर देखते कैसे हैं, उनके रूल क्या हैं और उनको प्रोसीड कैसे करना है।
अब आते हैं कैलकुलेशंस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो दो तरीके की कैलकुलेशन है, एक है एडिशन सब्ट्रैक्शन और एक है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो अपन बात करते हैं कैलकुलेशंस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको मैं दो ब्रांच में डिवाइड करता हूँ। दो ब्रांच ऐसे, एक ब्रांच होगी जहाँ पे मैं करूँगा प्लस माइनस और एक ब्रांच करूँगा जहाँ पे होगा मल्टीप्लाई या डिवाइड। डन है। प्लस माइनस के लिए रूल क्या होता है, इसमें हम फॉलो करते हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स लीस्ट। इसमें हम फॉलो करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स लीस्ट। अब ये क्या है, एग्जाम्पल देखो ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला 5.273 एडेड विद 6.24 और इसका आंसर बताओ सिग्निफिकेंट फिगर में। तो प्लस माइनस में क्या देखना है, डेसिमल देखना है। किसना देखना है, लीस्ट। अब देखो यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे तो इधर 3 डेसिमल है, इधर 2 डेसिमल है। सबसे छोटा डेसिमल किस में है, इसमें। तो तुम्हारा आउटपुट में कितने डेसिमल्स आने चाहिए, 2 डेसिमल्स आने चाहिए। ये प्लस माइनस का खेल है। अब मैं अगर इसको ऐड करता हूँ तो ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आउटपुट आता है, देखो इधर आ जाएगा 11.513। बट मेरे को कितने डेसिमल्स तक चाहिए था, 2 डेसिमल तक। तो 2 डेसिमल के बाद जितनी भी चीज़ें उसको राउंड ऑफ करनी है। तो राउंड ऑफ का तुम्हें रूल पता होना चाहिए। राउंड ऑफ कैसे करना है, देखो ये 3 है, 5 से छोटा है, तो यहाँ पे राउंड ऑफ करने के बाद ये जो वैल्यू है बढ़ेगी नहीं, एज सच रहेगी। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 11.51। तो ऐसे तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन में करना है। तुम्हें डेसिमल्स को प्रायोरिटी देनी है। जो सबसे छोटा डेसिमल्स है आउटपुट में भी उतने छोटे डेसिमल्स तक ही आंसर निकालना है। अब अपना आते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड। मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। जो गिवन वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है उनमें जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर के डिजिट्स हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर के डिजिट का आउटपुट तुम्हें निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, ऐसे ना थियोरेटिकल चीज़ों में समझ नहीं आती चीज़ें। अगर मैं जैसे लिखूँ 20.4 इंटू 3.5 तो इसका आउटपुट कुछ लगभग निकल के आ जाएगा 71.4। अब देखो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें तो 3 है। 3 कैसे, 2 और 4 तो नॉन जीरो है और उसके बीच में 0, इसमें 2 है। तो आउटपुट में भी कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो 2 तो यहाँ पे ही फिल हो गए। इसके आगे वाली राउंडिंग करनी है तो इसका राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा आंसर, 70। तो ये था जितना भी सवाल सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आता है। ये दो ही चीज़ें पूछेंगे मेनली। पहला चीज़ तो रहेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर कैलकुलेट करो, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो बताओ। ठीक है, वो जब तुम्हारा हो जाए उसके बाद आता है कैलकुलेशंस कि ऑपरेशंस करने हैं, प्लस माइनस करना है या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अगर प्लस माइनस करना है तो डेसिमल्स को फॉलो करना, लीस्ट डेसिमल जिसमें आउटपुट है उतना ही आपको निकाल के देना है। और मल्टीप्लाई डिवाइड है तो सिग्निफिकेंट फिगर से चलना है। अब अपन बात करते हैं एरर्स के ऊपर। सिग्निफिकेंट फिगर्स इतना ही है, इस पर सवाल करोगे ऑटोमेटिकली तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं एरर्स के ऊपर। देखो एरर्स होती क्या है, जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, मेजरमेंट ले रहे हो, तो कुछ ना कुछ तरीके की गड़बड़ हो जाती है। कभी कभार हम मेजरमेंट सही से नहीं लेते हैं। अगर हमारी खुद की गलती से मेजरमेंट में एरर आ रही है तो उसे ग्रॉस एरर बोलते हैं। अगर मान लो जो सिस्टम में एरर है वो इंस्ट्रूमेंट की डिफ़ॉल्ट की वजह से आ रही है, मतलब इंस्ट्रूमेंट में लिमिटेशन है या फिर उसमें डिफ़ॉल्ट है कि भैया वो इतना ही मेजर कर सकता है, उससे जाके वो मेजर ही नहीं कर पाएगा, तो उसे सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। ठीक है। और फिर थर्ड की होती है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, ऐसी एरर जिसका कॉज ही अपन को पता नहीं है। तो रैंडम एरर्स का जो कॉज होता है वो अननोन होता है, आपको पता नहीं होता कि रैंडम एरर हो क्यों रही है, बस हो रही है इतना पता है आपको। ठीक है। तो 3 तरीके की एरर्स थी, ग्रॉस जिसमें अपन खुद की लापरवाही की वजह से होता है, सेकेंड होता है सिस्टमैटिक, लिमिटेशन से इंस्ट्रूमेंट्स उतना मेजर ही नहीं कर सकता। जैसे आप अगर टेलीस्कोप देखोगे, आप माइक्रोस्कोप देखोगे, तो इन सब में क्या होता है, लिमिटेशन होती है ना, एक पर्टिकुलर लेंथ तक ही मैग्नीफाइंग दे पाते हैं, उसके आगे वो कर ही नहीं पाएगा मेजरमेंट। वैसे ही हर चीज़ में अपना आई का लेंस है वो भी एक पर्टिकुलर लेंथ तक फोकस कर पाता है ना। D=25 से आप पीछे लेके आओगे और ज़्यादा पास लेके आओगे तो आप नहीं कर पाओगे अच्छी इमेज को फोकस, रेटिना पे इमेज फोकस नहीं होगी, तो वो लिमिटेशंस आ गई। वो कैसी एरर होगी, सिस्टमेटिक एरर होगी। और रैंडम एरर हमको कॉज ही नहीं पता भाई उसका। ठीक है। अब जो अपन एरर्स फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हो मोस्टली रैंडम एरर्स होती है, मोस्टली इसी पे ही सवाल आएंगे।
और जो रैंडम एरर्स होगी वो हमेशा ऐड होगी, ये रूल है, ऑलवेज एडेड, हमेशा ऐड होती है रैंडम एरर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो इसमें ना 2 सवाल आते हैं। अगर मैं पहला केस लेके चलूँ तो फर्स्ट केस के जो सवाल आएंगे ना वो ऐसे होंगे कि आपको डेटा दे देंगे, डेटा गिवन हो जाएगा जिसमें आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे देंगे x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, आपको डेटा दे देंगे। अब ये जितने भी डेटाज आए, ये जितने भी डेटाज आए इनका अगर आप एवरेज निकाल दो तो आपको मिलेगी ट्रू वैल्यू। क्या किया, क्वेश्चन में आपको कई सारी वैल्यूज़ दे रखी होगी, उसके एवरेज निकालोगे तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। मैं उसको बोल देता हूँ x। बात क्लियर हुई। अब इनके बाद आप खुद मेजरमेंट लोगे। ये x1 x2 x3 x4 तो जनरेटेड है, आपने नहीं लिए, ये डिफ़ॉल्ट आपको मिली है, आपने खुद निकाली, आपने खुद मेजरमेंट करी, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करोगे। तो मान लो आपने खुद मेजरमेंट करी, आपको x1 डैश x2 डैश x3 डैश x4 डैश और x5 डैश एरर्स मिली। ठीक है, कुछ ना कुछ तो एरर मिलेगी इनसे। x1 डैश जो है वो x1 से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, तो एरर तो आएगी ना। तो जो एरर आएगी वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। सिंपल सी बात है, एरर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर मैं एरर देखूँगा तो एरर में कैसे बोलूँगा कि E1 दैट इज़ एरर 1, दैट वुड बी मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x1 डैश। मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो मैंने मॉडुलस ले लिया। ऐसे E2 होगा, ऐसे E3 लिखूँगा, ऐसे E4 लिखूँगा, E5 लिखूँगा, इनकी भी एवरेज ले लूँगा तो मेरे को एवरेज एरर मिल जाएगी। बात क्लियर हुई। तो अब मेरे को अगर ओवरऑल क्वांटिटी Q को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा x। तो ये एक स्टैंडर्ड सिग्नेचर है कि अपन को कैसे रिप्रेजेंट करना है एरर को। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हो सकता है एरर पॉजिटिव में भी जाए, हो सकता है नेगेटिव में भी जाए। ठीक है, तो ये तो गया केस 1 जिसमें डाटा देंगे। डाटा देने के बाद तुम्हें मीन निकाल के ट्रू वैल्यू निकालनी है, मेजरमेंट्स का डिफरेंस लेके तुम्हें एरर्स निकालनी है, उनका मॉडुलस लेके तुम्हें एवरेज एरर निकालनी है, और फिर इसको इस फार्मूले में पुट करके परसेंटेज या जो भी चीज़ें पूछे उसमें यूज़ करना है। ठीक है, अगर वो परसेंटेज पूछता तो तुम्हें परसेंटेज तो पता ही, परसेंटेज क्या होता है, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो ये केस 1 के सवाल हो गए। केस 1 में कैसे सवाल तुम्हें पूछ सकता है। अब अपन बात करते हैं एरर की प्रोपोगेशन कैसे होती है। नेक्स्ट टाइप की जो वैरायटी इसमें आपको पूछेगा वो होगा केस 2, दैट इज़ प्रोपोगेशन इन एरर्स। एरर्स के अंदर प्रोपोगेशन कैसे होती है। तो पहले मैं बात करता हूँ एडिशन की। इसको ना बेसिक जो मैं आपको आउटपुट दे रहा हूँ उसको याद रख लोगे ना, सवाल बन जाएंगे, क्योंकि इसमें सवाल ही बनाने, कुछ कॉन्सेप्चुअल है नहीं यार, बहुत ईजी सा टॉपिक है, सवाल सिंपल से आते हैं, उनको ऐड करना होता है। जैसे मानो तुम्हें कोई Q1 वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ A प्लस माइनस डेल्टा A। तुम्हें कोई Q2 वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ B प्लस माइनस डेल्टा B। और तुम्हें बोल दिया है कि Q1 प्लस Q2 का आउटपुट निकालना है। तो Q डैश विच वुड बी Q1 प्लस Q2, वो कैसे लिखोगे तुम, बहुत सिंपल है। जो ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है ना तुमको, देखो A दे रखा है, B लिख रखा है, तो यहाँ पे उनको लिख दो A प्लस B, और प्लस एरर्स को मैंने क्या बोला, हमेशा ऐड करना है। तो यहाँ पे एरर 1 क्या थी, डेल्टा A, एरर 2 क्या थी, डेल्टा B, तो इनको डायरेक्ट ऐड कर देना है, कुछ लॉजिक मत लगाओ, सिंपल ऐड कर दो, सवाल हो जाएगा, डन है। देखो मैं तुम्हें ना चीज़ समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें होती है थ्योरेटिकल इतनी है कि इसमें तुम ज़्यादा घुसोगे भी डेप्थ में तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शंस है यार। तो उस चीज़ को उसी तरीके से हैबिट में डालो कि जिस चीज़ में थोड़ा रटना तो रट लेते हैं, जिस चीज़ में समझना उधर समझेंगे भी। अब इस फर्स्ट चैप्टर में इतना कुछ समझने का है भी नहीं। सेकेंड आता है अपना सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अगर मेरे को आपने दे दिया Q1 दैट इज़ A प्लस माइनस डेल्टा A और Q2 इज इक्वल्स टू B प्लस माइनस डेल्टा B, और आपने Q डैश जो आउटपुट निकालना दैट इज़ Q1 माइनस Q2,
तो आप क्या करोगे, जो ट्रू वैल्यूज़ थी उनको तो उठा लो। देखो ट्रू वैल्यू क्या थी, ए और बी, और Q1 माइनस Q2 मतलब ए माइनस बी करना है, तो आप क्या कर दो, ए माइनस बी तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस माइनस, एरर्स हमेशा ऐड होनी है, तो एरर्स यहाँ पे क्या थी, डेल्टा ए और डेल्टा बी, तो इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, इनको ऐड ही करना है, यहाँ पे गड़बड़ मत करना। ट्रू वैल्यूज़ को जो ऑपरेशन दे रखा है वही करो, सब्ट्रैक्ट दे रखा है सब्ट्रैक्ट करो, ऐड दे रखा है ऐड करो, लेकिन जो एरर्स है वो हमेशा ऐड हो जाएगी, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। तो आई होप ये चीज़ तुम अपने दिमाग में बैठा लोगे आराम से। थर्ड चीज़ आती है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड डिवीजन। अब यार इसमें क्या है ना, इसके लिए तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे मान लो तुम्हें कोई भी आउटपुट दे रखा है, लेट्स से f विच इज़ इक्वल्स टू x की पावर a इंटू वाई की पावर b इंटू z की पावर माइनस c। तो मैं एरर कैसे निकालूंगा, रिलेटिव एरर कैसे निकालूंगा? अच्छा, रिलेटिव एरर क्या होता है, दैट इज़ डेल्टा x अपॉन x, ठीक है ना, ये होती है रिलेटिव एरर। अब मैं इसको निकालूंगा कैसे? तो एक तो होता है डायरेक्ट इसका अप्रोच याद रखना कि कैसे करते हैं, बट स्टिल मैं इसका तुम्हें अगर हल्का सा डिटेल समझा दूँ तो इसमें ना अपन लॉग लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लॉग लूँगा तो इट वुड बी एल एन एफ, इट वुड बी ए एल एन एक्स प्लस बी एल एन वाई माइनस सी एल एन जेड। लेकिन क्योंकि अपन को पता है एरर्स निकाल रहे हैं, तो एरर्स हमेशा ऐड होनी, तो जहाँ पे भी माइनस दिखेगा उसको प्लस में बदल देना, क्योंकि एरर्स यहाँ पे ऐड हो रही है। तो जहाँ पे भी माइनस दिखा वहाँ पे मैंने प्लस बना दिया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एफ अपॉन एफ इज इक्वल्स टू ए डी एक्स अपॉन एक्स प्लस बी डी वाई अपॉन वाई प्लस सी डी जेड अपॉन जेड। और इनको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँगा तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल्स टू ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस बी डेल्टा वाई अपॉन वाई और प्लस सी डेल्टा जेड अपॉन जेड। तो एक्चुअली में मेन आउटपुट देखो यही है जो तुम्हें याद करना है। ये तो मैंने उसका तुम्हें बताया कि तुम कभी सोचो कि यार ये आया कैसे, क्योंकि जनरली ना ये बताते नहीं है, डायरेक्ट तुम्हें फार्मूला बताएंगे जो मैंने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया। पर ये आया कैसे, इसको अपन ने डिराइव कैसे किया वो भी समझना ज़रूरी था। सिंपल सा था, एक बार लॉग लेना है, एल एन का लॉग लिया, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दो। अगर तुम्हें दिक्कत आ रही तो डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो। फार्मूला कैसे याद रखना, देखो अब वो समझो। तुम्हारे पास एक आउटपुट है, उस आउटपुट का तुम रिलेटिव एरर लोगे, मतलब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पे डेल्टा एफ अपॉन एफ इक्वल टू लगाया। अब जितनी भी चीज़ें तुम्हारे पास दी हुई है, जितनी भी पावर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड उठा के रख दो। देखो यहाँ पे पावर तो माइनस ही थी, पर मैंने मैग्नीट्यूड उठा के रखा, तो जितनी भी पावर्स है उनका तो मैग्नीट्यूड उठा के रख देना, और फिर जो भी वेरिएबल है उसका रिलेटिव एरर लिख देना और बीच में प्लस का साइन लगा देना। तो हुआ क्या, x की पावर a था, a को आगे लिख दिया, x था वेरिएबल तो उसकी रिलेटिव एरर लिख दी, b था पावर, आगे डाल दिया मैग्नीट्यूड, इसकी रिलेटिव एरर डेल्टा y प्लस वाई, प्लस लगा दिया। यहाँ पे माइनस सी थी लेकिन मैग्नीट्यूड लेना है तो c लगा दिया और रिलेटिव एरर लिख दिया। तो ये तुम्हारा फार्मूला है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब ये हो सकता है, इसको मैं एक और तरीके से लिख देता, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था ना, x की पावर a इंटू वाई की पावर b अपॉन z की पावर c, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये z को नीचे ले गया मैं। कुछ भी हो, डिवीजन मल्टीप्लाई कुछ भी लिखा हो, तुम्हें तो उनकी पावर उठा के मैग्नीट्यूड में सामने लिखना है और जो वेरिएबल है उसका रिलेटिव एरर रख के प्लस करते जाना है, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको तुम्हें गांठ बांध के रखनी है, इस रिजल्ट को याद रखना। अब इससे सॉल्व कैसे करनी प्रॉब्लम वो देख लो। अगर जैसे मान लो तुम्हें वही एग्जांपल लेते हैं अपन कि Q1 दे रखा है तुम्हें a प्लस माइनस डेल्टा a और Q2 दे रखा है तुम्हें a प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, और इसका आउटपुट निकालने मैंने तुम्हें दे दिया Q डैश दैट इज़ Q1 इंटू Q2। तो मैंने क्या तुम्हें समझाया था कि इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एक ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, ये मैंने बताया।
अच्छा, ट्रू वैल्यू के लिए मैंने क्या बोला इतनी देर से, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, एडिशन तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन। तो ट्रू वैल्यू क्या आएगी इसमें, अगर इस ट्रू वैल्यू को मैं क्यू डैश लिख दूँ प्लस माइनस डेल्टा क्यू लिख दूँ, तो क्यू डैश क्या होगा, जो ट्रू नंबर्स हैं दैट इज़ यहाँ पे ए और बी, उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे तुमने ए इंटू बी कर दिया और प्लस माइनस डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू के लिए तुम्हें वो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, देखो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या था, ये रहा, ये लगाना है। तो अगर मैं इस Q1 Q2 को देखूँ तो Q1 Q2 एक्चुअली में क्या होगा, Q1 Q2 एक्चुअली में क्या है, ए बी, यही तो है। तो इसको अगर मैं Q डैश मान लूँ और इस पर मैं वो फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या बन जाएगा, डेल्टा Q डैश अपॉन डेल्टा Q, इसको Q डैश ले लो, इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए, सॉरी ये यहाँ पे डेल्टा Q डैश अपॉन Q डैश प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो यहाँ से तुम्हें डेल्टा Q डैश मिल जाएगा और Q डैश तो क्या था, ए बी। तो उस तरीके से तुम यहाँ पे इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा Q डैश इज इक्वल्स टू Q डैश डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, और इस वैल्यू को तुम यहाँ पे पुट कर देना। तो इस तरीके से तुम्हें एरर मिलेगा। सेम चीज़ डिवीजन में करना है, बस डिवीजन में क्या होगा, यहाँ पे जो Q डैश है इसको तुम क्या लिख दोगे, ए बाई बी, क्योंकि उसमें क्या होगा, Q1 बाई Q2 हो रहा होगा। बाकी सेम चीज़ें सारी चलेगी, A1 बाई A2 भी मैं लिख दूँ, सॉरी ए बाई बी भी मैं लिख दूँ, तो होगा क्या, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी होगा, क्योंकि पावर्स चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में, अपन को फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सीधा ये लगेगा, क्योंकि पावर्स जो है ना वो एट द एंड रैंडम एरर्स के कारण एडअप ही होने वाली है। जैसे यहाँ पे तुमने देखा हो तो मैंने लिखा क्या था, पावर क्या ली थी मैंने, जेड की पावर -c ली थी ना, लेकिन मैंने आगे यहाँ पे क्या कर दिया, +c, क्यों, क्योंकि रैंडम एरर्स थी, हमेशा ऐड होनी है, इसलिए चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम बस आराम से ये चीज़ लगा सकते हो। सेम चीज़ तुम डिवीजन में भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक चीज़ होती है कि ना सवाल में कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें देते हैं जिससे तुम्हें पता चलेगा कि एरर्स हैं या नहीं है। तो ये चीज़ें हैं हिंट्स फॉर एरर्स, एरर्स के लिए हिंट, डेल्टा एक्स क्या चीज़ें होती हैं, हिंट फॉर एरर, लीस्ट काउंट, हमेशा जो लीस्ट काउंट होता है ना वो एरर में होगा। अगर सोल्यूशन में तुम्हें क्वेश्चन में तुम्हें लीस्ट काउंट दे रहा है, लिख दिया है, तो समझ लो एरर दे रहा है तुम्हें। रिजोल्यूशन एरर दे रहा है, ठीक है, एक्यूरेसी एरर दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये तुम्हें एरर रिलेटेड सब्सटेंसेस ही बता सकते हैं कि एरर क्या है। ये डेफिनेशन है, तुम उस टाइम पूछोगे कि यार ये क्या लिखा है, ये कैसे हमें पता चल रहा है, तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। एक और चीज़ है, कई बार ना सवाल में तुम्हें एरर के लिए मेंशन ही नहीं किया होगा, तो तुम एरर क्या लोगे फिर। जैसे कि एग्जांपल देखो, तुम्हें बोल देंगे Q1 जो है दैट इज़ 5.0 और Q2 जो बोले वो है 2.00। अब तुम्हें इसकी एरर तो दिखी नहीं और तुम्हें बोल दे कि Q1 प्लस Q2 कर दो, तो डायरेक्ट ऐड करके मत छोड़ देना। यहाँ पे अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो ना तो यहाँ पे एरर अपन लेते हैं जो इनके क्लोजेस्ट डेसिमल के पास मिल जाए। यानी कि अगर मैं डेल्टा Q1 लिखूँगा तो दैट वुड बी 0.1, क्योंकि यहाँ पे एक ही ज़ीरो आया, और डेल्टा Q2 लिखूँगा 0.01। इस चीज़ को समझ लो, ये कहीं सवाल में तुम फंसोगे। फिर इसके बाद आता है अपन एरर इन मेजरमेंट ऑफ वो टाइम पीरियड वाला सवाल। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो भी एक बार तुम देख लो। मेरे को टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पता है, t इज इक्वल्स टू 2π√L/g होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 2π तो क्या है, कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है, तो इसका मैं लॉग लूँगा और फिर उसको डिफरेंशिएट करूँगा, तो तुम्हें लगता है उसका कोई डेरिवेटिव बचेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, इसलिए 2π को लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको अगर मैं उस फॉर्मूले से लिखूँ तो डेल्टा t/t इज इक्वल्स टू हाफ डेल्टा L/L प्लस हाफ डेल्टा g/g लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इनमें पावर क्या थी, L की पावर हाफ इंटू जी की पावर -हाफ। मेरे को तो मैग्नीट्यूड लेना है तो मैंने मैग्नीट्यूड ले दिया और प्लस लगा दिया। अच्छा, ये हो गया
एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड। अब एरर इन मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रही है उसमें भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करो, ये जितने भी सिग्नेचर्स हैं ना इनको LHS में ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा टी बाई टी माइनस डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू डेल्टा जी बाई जी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो तुम्हें याद रखनी है वो ये कि हमेशा एरर्स ऐड होनी है। तो जहाँ पे भी माइनस दिखे उधर तो प्लस लगा दिया अपन ने। एरर्स के केस में करना है, हर जगह मत करना। जहाँ पे एरर की कैलकुलेशन करनी हो ना वहाँ पे माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं। अब तुम पूछोगे सर ऐसे कैसे कर दिया। देखो अगर मैं इसी इक्वेशन का स्क्वायर करता तो ये क्या बनता, 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो जी क्या बनता, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। तो वो सेम ही आउटपुट आता, यहाँ पर डेल्टा जी बाई जी लिखता, फिर डेल्टा एल बाई एल लिखता प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी लिख देता। तो वही चीज़ तो यहाँ से आई है, पर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहीं से इसको निकाल लिया इसी इक्वेशन से। और मुझे पता था एरर्स हमेशा ऐड होनी है तो हमेशा ऐड कर दिया, माइनस है तो प्लस लगा दिया। तो ये वाला सवाल तुम इससे करना है, ठीक है। एक होता है पेंडुलम का ऑसिलेशन वाला सवाल, पेंडुलम का ऑसिलेशन वाला सवाल, उसको कैसे करना है। बेसिकली सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं बात करूँ एक पेंडुलम की, फॉर अ सिंपल पेंडुलम, तुम्हें पता है कि मान लो n ऑसिलेशंस किए उसने, और n ऑसिलेशन के लिए उसने टाइम पीरियड लिया t। तो n ऑसिलेशन के लिए t सेकंड लिए, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना लेगा, t अपॉन n। ये क्या होता है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या आ गया, t बाई n। अब देखो n जो है वो नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करूँगा, कोई फ़र्क पड़ेगा एल एन लेने के बाद, नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें वो डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू डेल्टा स्मॉल टी बाई टी। बात क्लियर हुई। ये तो क्या है, एरर इन टाइम पीरियड, जो कि इस तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना। अच्छी बात। ये आया कैसे फॉर्मूला, यहाँ से आया। अच्छा आप पूछोगे ये n क्यों नहीं ले रहे हो, तो देखो अगर आप इस बार यहाँ पे लॉग लोगे ना तो ये हो जाएगा एल एन टी इज इक्वल्स टू एल एन टी माइनस एल एन एन। ये इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या होगा, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू स्मॉल डी टी अपॉन टी। फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही रिलेशन आपके पास आ जाएगी। तो ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है, और वो ऐसे यूज़ करना है जहाँ पे डेल्टा टी क्या होगा, लीस्ट काउंट। देखो आया ना, लीस्ट काउंट देगा स्टॉप वॉच का, वो डेल्टा टी स्मॉल टी यूज़ करना है। टी क्या है, याद रखना ये टोटल टाइम है। टी क्या है, टोटल टाइम। तो उसमें दे देगा एन ऑसिलेशन से उसके लिए इतना टाइम लिया, तो टी यहाँ पे यूज़ कर लेना, दैट इज़ टोटल टाइम। और स्मॉल टी क्या है, लीस्ट काउंट। तो एरर इन टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट अपॉन टोटल टाइम। तो ऐसे आप ये पेंडुलम वाले सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो ये अपना ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स और अपना एरर्स के बारे में। अब आराम से तुम इसके बेस पे जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सॉल्व कर लो। मोर और लेस इन्हीं पे घूम फिर के सवाल होंगे, वैल्यूज़ चेंज कर देंगे, बाकी इसी पे चलेगा। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक अपना बचता है जो कि प्रैक्टिकल फिजिक्स का पार्ट है, जिसमें तुम लैब वैब में करते हो, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज पर उससे सवाल आते हैं। देखो नीट में हमेशा एक सवाल या दो सवाल तो पूछ ही देता है, 2 या 3 साल में ऐसा हो ही रहा है। तो उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर अगले इस पार्ट में आएगा। अभी तक इसी को तुम रिवाइज़ करो और सीधा क्वेश्चंस लगा सकते हो। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है, ठीक है।